ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, दक्षिण पूर्व एशिया में नौकरियों की धोखाधड़ी के मामलों से भारतीय नागरिकों पर बढ़ते प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र। नौकरियों की मांग हमेशा से रही है और बाजार में जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उसे लेकर घोटाले भी होते हैं। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में नौकरियों को लेकर घोटालों की खबरें काफी चर्चा में हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक श्री स्कंद रंजन तायल। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारतीयों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में जॉब स्कैम की समस्या कितनी विकट है? देखिए, ये एक नई समस्या भारत के सामने और भारत के जो युवा हैं उनके सामने आई है। इस तरह की समस्या हम पहले अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो हमारे वर्कर्स होते थे, जो गल्फ कंट्रीज में जाते थे, उनके बारे में सुना करते थे कि उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन वहां पर होता था। पर जिस तरह से काम का रूप बदल रहा है और भारत से अब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स ने भी बाहर जाना शुरू किया है, वो अब ऐसी जगह भी जाने लगे हैं जहां शायद काम करने की जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इसमें जो ये स्कैम सामने आया है कि 5,000 शायद भारत से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे तेलंगाना से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, यहाँ के जो बी ग्रेड, सी ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां से जो बच्चे निकले हैं वो इस स्कैम का शिकार हुए हैं और उनको काफी लालच देकर कि बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, उनको कंबोडिया भेजा गया और वहां बहुत ही खराब परिस्थिति में रखकर उनसे साइबर क्राइम कराए गए। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और वो फोन वगैरह करते हैं या कंप्यूटर से भारत में लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ वक्तव्य ऐसे भी आए हैं कि शायद पिछले 6 महीने में भारतीय नागरिकों ने करीब 500 करोड़ रुपए का लॉस इसमें हो गया है। तो ये गंभीर समस्या है, नई समस्या है और इसको पूरी गवर्नमेंट, पूरा हमारे देश को मिलकर इसको सुलझाना चाहिए और उस दिशा में प्रयत्न जारी है। जी, आपने थोड़ी जानकारी दी कि ये जॉब स्कैम कैसे शुरू होते हैं और किसे प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी विस्तार से अगर हम चर्चा कर सके कि ये कैसे होता है और इसमें किसे टारगेट बनाया जाता है और अंततः लोग फंसते कैसे हैं। देखिए, जो लोग बाहर काम करने जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे पैकेजेस लोगों को मिलते हैं, ज्यादातर अमेरिका या यूरोप में जाते हैं। अब हमने देखा कि इस समय हमारे वर्कर्स कुछ रशिया भी गए पीछे और रशिया यूक्रेन वॉर में वहां फंस गए। अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल में भी भारत के लोग काम करने जा रहे हैं जो कि वॉर जोन है। तो एक आकर्षण है भारत में कि बाहर जाएंगे तो शायद भारत से अच्छा कर पाएंगे। और ये जो आकर्षण है और एक महत्वाकांक्षा होती है हर यंग आदमी में, लड़की में, कि मैं खूब अच्छी तरह कमाऊं, मेरा अच्छा भविष्य हो और अच्छी मैं तरक्की करूं, उसको ये रिक्रूटर्स जो छोटी जगह पर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं और बड़े सब्ज़बाग दिखाकर गलत कॉन्ट्रैक्ट इन पे करते हैं और साइन करा लेते हैं। और फिर जैसे कंबोडिया भेजा, कुछ ऐसा भी समाचार है कि म्यांमार में भी काफी बच्चे शायद गए हैं और वहां फंसे हुए हैं। और उसके बाद एक बार वो कंबोडिया या म्यांमार पहुंच जाएं तब फिर उनको कोई सुनवाई नहीं है, उनका पासपोर्ट वगैरह ले लिया जाता है और ग्रुप्स में, हॉस्टल्स में रखा जाता है जहां की परिस्थितियां बहुत विकट हैं। तो जो स्कैम है इसमें मैं कहूंगा कि भारत के रिक्रूटर्स शामिल हैं और एम्प्लॉयर्स जो कंबोडिया में हो चाहे म्यांमार में हो वो शामिल हैं। और इसको सुलझाने के लिए हमें इन दोनों को काबू में लाना होगा। जी, जैसा आपने बताया ये बाकी जगहों पर भी काफी समय से चल रहा है। जैसे हम गल्फ कंट्रीज के लिए भी सुनते थे कि वहां पर भी कुछ काम बताकर यहाँ से ले जाते हैं लेकिन वहां दूसरे काम में लगा देते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं। लेकिन पहले जहां इस तरह की जितनी खबरें आती थी उसमें ज्यादातर वो शारीरिक श्रम वाले लोग होते थे जो इसमें फंसते थे। प्रभावित होने वाले लोगों में ज्यादा फिर या ब्लू कॉलर जॉब आप कह लें, उस तरह के लोग ज्यादा फंस रहे होते थे या फिर
अनस्किल्ड लेबर के रूप में जो जाते थे वो फंसते थे। लेकिन ये जो साउथ ईस्ट एशिया का अभी जो आ रहा है, लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं, इनमें फंसने वाले लोग कैसे हैं? ये ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, या फिर हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं, व्हाइट कॉलर वाले हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले ब्लू कॉलर वर्कर्स, सेमी स्किल्ड, वो गल्फ कंट्रीज में जाते थे और काफी स्कैम उनका साथ होता था और एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो इमिग्रेशन एक्ट 1983 का फिर लाया गया, जिसमें आपको ध्यान होगा अब भी है, इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड, एक ऐसा एक पासपोर्ट पे ठप्पा लगता था। और अगर कोई हाई स्कूल पास नहीं है तो उसको एक इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट से लेनी होती थी, जिसमें कि उनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी उनका एग्रीमेंट हो बाहर काम करने का, किसी भी 18 देशों की लिस्ट थी वो, उसमें वहां की भारत की जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, वहां से एक अटेस्टेशन करना पड़ता था। तो वो देख लेते थे कि जो एम्प्लॉयर है उन देशों में वो ठीक है और उसकी अपनी कुछ साख है, और उस तरह से इमिग्रेशन क्लियरेंस नॉट रिक्वायर्ड की एक मोहर उन पर लगा दी जाती थी और वो लोग चले जाते थे। पर इस समय जो हम स्कैम देख रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे नौजवान और शायद लड़कियां भी हैं, ग्रेजुएट्स हैं। तो ग्रेजुएट जो होते हैं उनमें इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड का ठप्पा पासपोर्ट पर नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये हमारी विदेश मंत्रालय और गवर्नमेंट बड़ी क्लियरली, उन्हें पता है कि किस किस देशों में इस तरह का स्कैम हो रहा है, कि अभी तक केवल म्यांमार और कंबोडिया की, शायद थाईलैंड के भी कुछ बॉर्डर पे कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उन देशों के लिए ग्रेजुएट्स के लिए भी शायद एक स्कीम, नो इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड जैसी, मेरा विचार है कि शायद गवर्नमेंट जरूर इस बारे में सोच रही होगी, क्योंकि यही एक रास्ता है। क्योंकि ये जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, बेचारे पढ़ के निकले हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं, कोई सब्ज बाग दिखाता है। अच्छा, बाहर जाना, सबको इतना नहीं ज्ञान होता कि बाहर में तरह तरह के देश हैं। कंबोडिया खुद एक वॉर जोन जैसा है, अभी तक भी वहां पे डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, कोई मानव वहां पे अधिकार कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह अगर कोई जाना चाहता है तो हमारा एक एडवाइजरी सब इशू कर दी जाए पूरे देश में, कि अगर आप इन देशों में, जो भी 2-3 देश हैं जिनको हमारे विदेश मंत्रालय ठीक से आइडेंटिफाई कर सकता है, तो आपको एक क्लियरेंस चाहिएगी, जो भी संस्था गवर्नमेंट ठीक समझे उसको ये बताए। क्योंकि इस समय हमारी एम्बेसी, हमारा राजदूतावास जो नॉम पेन में है, वो बहुत प्रयत्न कर रहा है और करीब 250 बच्चों को, क्योंकि वो बिल्कुल स्लेवरी वाली, गुलामी वाली स्थिति में है, वहां पासपोर्ट उनका रख लिया गया है, उन्हें कहीं जाने नहीं देते। तो कुछ बच्चे वहां से भाग के किसी तरह दूतावास आए और उन्होंने फिर बताया कि इतना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो 250 वहां से वापस आए हैं, पर उनका कहना है कि अभी शायद हजारों वहां पर हैं। तो एक अनुमान है कि शायद 5,000 भारत के इंजीनियर्स वगैरह और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहां फंसे हुए। तो बहुत इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारे जो नौजवान हैं, जो बाहर नौकरी खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके घर वालों को, मित्रों को, सबको एक सावधान रहने की आवश्यकता है कि अगर आप ईस्ट एशिया की, कोरिया जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जापान जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सिंगापुर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो हरेक को एक मापदंड से ना नापें। पर अगर कंबोडिया है, थाईलैंड है, मैं समझता हूँ वियतनाम भी सेफ है। मैंने अभी कोई ऐसा नहीं देखा शायद वियतनाम में इस तरह का कोई घटना हुई है। पर ये 2-3 देशों में अगर कोई काम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको बहुत अच्छी तरह देखें, समझें और तभी वहां जाने का प्रयत्न करें। और अभी मंत्रालय ने भी कंबोडिया और लाओस के लिए वहां नकली जॉब के जो ऑफर्स हैं के लिए लोगों को आगाह किया है कि आप सावधान रहें और उसे अच्छी तरह परख लें। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो एडवाइजरी तो बिल्कुल बहुत जल्दी एकदम इशू हो जाती है, पर अब इसमें कंबोडिया में मैं समझता हूँ कुछ जेन्युइन कंपनीज भी होंगी, कुछ अच्छी कंपनीज भी होंगी, वो भी चाहती होंगी कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए। तो एक इस तरह का मेरा विचार है, एक मैकेनिज्म और गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा कि जो किसी को अगर कोई ऑफर मिलता है तो उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मापदंड के अनुसार उनको कहा जाए कि हाँ भाई ये ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और इसमें जो यहाँ रिक्रूटर्स हैं उनके ऊपर भी कुछ लगाम लगाना बहुत आवश्यक है कि वो
यहाँ पे किसी न किसी रूप में भारत की उस स्टेट की किसी संस्था से रजिस्टर्ड हो, जिससे कि उनका भी एक केवाईसी हो कि कौन है, कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं। तो भारत को मुझे लगता है कि दोनों तरह से काम करना होगा कि जो रिक्रूटर्स हैं वो जेन्युइन हो और जानबूझ के अपने बच्चों को यहाँ से इस तरह के स्कैम में ना भेजें। और दूसरा, कोई एक इस तरह का रास्ता जिससे कि अगर हमारे इंजीनियर्स को या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई वहां से ऑफर मिलता है तो उनको एक रीएश्योरेंस मिल जाए किसी तरह भारतीय दूतावास की तरफ से या कंबोडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि ये जो एम्प्लॉयर है ये ठीक है और यहाँ आप आ सकते हैं। मैं समझता हूँ इन दोनों दिशाओं में काम हो रहा होगा और होना चाहिए। जी, आपने कई कदमों की चर्चा की, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम बिंदुवार इसको जानना चाहें कि भारतीयों को दक्षिण पूर्व एशिया में नौकरी की तलाश के दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तो आप किन बिंदुओं को रेखांकित करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कौन सा रिक्रूटर है वो उसको देखें, उससे पूछे भाई आपने कौन कौन से लोग पहले कंबोडिया भेजे या म्यांमार भेजे, और उनके परिवारों को भी सब कांटेक्ट करके कि भाई ये जो आपका कोई संबंधी या मित्र गया था बाहर वो ठीक ठाक है, आप उसके संपर्क में हैं, सब कुछ ठीक है। एक तो इस तरह से उस रिक्रूटर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, जो भी एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, उनकी भी वेबसाइट्स होती हैं और उनसे भी कुछ आइडिया लग सकता है, पर वेबसाइट को तो काफी फेक भी कर लिया जाता है। और जो लोग, मेरे ख्याल से सबसे अधिक तो यही रहेगा कि उसका जो क्रेडिबिलिटी क्या है, जो रिक्रूटर है जिसने ये ऑफर भारत में जो है, जो एक ब्रिज का काम कर रहा है कंबोडियन कंपनी और भारतीय जो नौकरी की तलाश में है उनके बीच में, उसका अपना क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके अपना कितने साल से वो काम कर रहा है। और इस सब से एक, जैसे कोई भी आप बाजार में जाए कोई भी चीज खरीदने तो ठोक पीट के आप करते हैं, उसी तरह पूरी ठोका पीटी करते जिसको इंग्लिश में ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। तो रिक्रूटर का देखें कि भाई ये ठीक ठीक है, और उसके बाद उस कंपनी के बारे में और कहें कि साहब उस कंपनी में जो आपने पहले भेजे होंगे दो चार उनके हमें नाम दीजिए और उनके फोन नंबर दीजिए, और फिर उनसे भी बात करके कहें कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है, और तभी इस दिशा में आगे बढ़े। जैसा अभी देखा हमने कि ऐसा नहीं है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हर देश में ऐसा हो रहा है, कुछ ही देशों में ये समस्या है, लेकिन क्या वहां के कानूनों में ऐसे लूप होल्स हैं जिनकी वजह से ये जॉब स्कैम्स वहां संभव हो पाते हैं? ऐसा है कि जहाँ तक कंबोडिया और म्यांमार के कुछ हिस्सों का सवाल है, काफी कुछ अराजकता सी है कुछ क्षेत्रों में, और वहाँ कुछ गैंग्स ऑपरेट करते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो सरकार नोमपेन और बड़े शहरों में तो प्रभावी है, पर वहाँ छोटे शहरों में उनका प्रभाव उतना नहीं है, और वो इस तरह की कंपनीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि साइबर स्कैम जैसे ये खबर तो भारत में भी आई थी कि भारत के कुछ कंपनीज अमेरिका में कुछ लोगों को ड्यूप करने का प्रयत्न कर रहे थे, पर जैसे ही अमेरिका ने भारत को ये सूचना दी, हमारी जितनी एजेंसी थी, पुलिस, सीबीआई, सबने वहां रेड किया, पकड़ लिया सबको, और आप सुनने वालों ने भी पढ़ा होगा, और उस स्कैम को खत्म कर दिया भाई। पर कंबोडिया, म्यांमार जैसे जो जगह हैं वहां सरकार के पास ये क्षमता नहीं है, इसलिए ये स्कैम वहां से चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में नौकरियों को लेकर चल रहे घोटाले, जॉब स्कैम्स पर बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दक्षिण पूर्व एशिया में नौकरियों की धोखाधड़ी के मामलों से भारतीय नागरिकों पर बढ़ते प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।